आज हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का 6th चैप्टर प्रेजेंटेशन स्किल का सेकंड पार्ट। मतलब फर्स्ट जो सेशन था हमारा, उसमें हम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन देख चुके हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन देख चुके हैं। अभी ये सेशन में हम टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन देखेंगे और थोड़ा रिटन प्रेजेंटेशन और ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़े पॉइंट्स देखेंगे। सो फर्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आप प्रेजेंटेशन को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले अगर आप देखो कि मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, मतलब आप किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हो, तो उसके 3 टाइप रहेंगे। फिर अगर जो इंसान प्रेजेंटेशन दे रहा है उसके व्यू पॉइंट से आप देखोगे तो उसके 2 टाइप रहेंगे। जो इंसान प्रेजेंटेशन सुन रहा है, जो ऑडियंस है, उसके हिसाब से देखोगे तो अगेन 2 टाइप के प्रेजेंटेशन रहेंगे। और प्रेजेंटेशन देने का आपका इंटेंशन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो ये प्रेजेंटेशन दे के। अगर वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप देखेंगे तो 5 टाइप के प्रेजेंटेशन है। तो अगर आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, उसमें 3 टाइप है: ओरल, रिटन एंड ऑडियो विजुअल। ओरल मतलब आप बता रहे हो, ओरली पूरी चीज़ें बता रहे हो। जैसे अगर आप के ऑफिस, जैसे हम द पॉलिटिशियन के स्पीचेस देखते हैं, तो पूरी तरीके जो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, वो जो स्पीचेस है वो ओरल प्रेजेंटेशन हुआ। अगर आप रेडियो में कोई इंटरव्यू सुन रहे हो या फिर कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो वो सारे ओरल प्रेजेंटेशन में आ गए। सो ओरल में क्या होगा, एलोक्यूशन, अगर एलोक्यूशन हो रहे हैं, डिबेट हो रहा है जो कि आप सुन रहे हो, देख नहीं रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, तो वो डिबेट ओरल में आएगा। डायलॉग आएंगे। डायलॉग मतलब 2 लोगों के आपस में बातचीत। आर्ग्यूमेंट्स अगेन एक डिबेट का एक अलग तरीका है। ये सब ओरल प्रेजेंटेशन का पार्ट है। रिटर्न में क्या आएगा, अगर आपने कोई भी रिपोर्ट बनाई है, बुक रिपोर्ट बनाई है, या फिर आपने अपना बिजनेस प्लान बनाया है, उसको पूरा लिख के प्रिंट आउट किया है, वो आपका रिटर्न प्रेजेंटेशन हो गया। तो कोई भी तरीके का लेटर है, मेमो है, प्रपोज़ल है, रिपोर्ट है, या फिर पिटीशन टेस्टिमनी। पिटीशन टेस्टिमनी क्या होता है, हम जब कोर्ट में केस करते हैं, जब लीगल केसेस होते हैं, तब वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। पिटीशन मतलब आप जब कोर्ट में केस करते हो तो आपने क्यों केस किया है, आपका क्या रिक्वेस्ट है, वो आपका पिटीशन में आएगा। टेस्टिमनी मतलब अगर कोई आपसे कोई गवाही लेना चाहता है, वो आपको कोर्ट कह रहा है कि आप गवाही दो, और आप उसको रिटर्न में दे रहे हो, तो वो आपका रिटर्न टेस्टिमनी हुआ। नेक्स्ट, प्लानिंग, प्रोजेक्ट, स्ट्रैटेजी, ये सब रिटर्न में होता है। तो ये सारी चीज़ें रिटर्न का प्रेजेंटेशन हुई। और फाइनली है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल मतलब आप ऑडियो और विजुअल्स दोनों साथ में यूज़ कर रहे हो। जैसे आप यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हो, या फिर टीवी में आप अगर कोई टीवी में कोई न्यूज़ देख रहे हो, तो उसमें वो इंसान, सपोज़ वो आपको ग्राफ के थ्रू समझा रहे हैं न्यूज़ में, या फिर वो आपको कोई वीडियोस दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ XYZ में प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये देखो प्रोटेस्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही है, लोग किस तरीके से बैठे हुए हैं, किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स है उस पे उसके 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 ऊपर पुलिस कार्यवाही कर रही है। तो आपको विजुअल्स भी मिल रहे हैं, और साथ में वो जो प्रेजेंटर है, न्यूज़ प्रेजेंटर, वो आपको बता भी रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, और क्या क्या चीज़ें पहले हो चुकी है, और अभी क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। तो वो ऑडियो भी हो गया। तो इसको कहते हैं ऑडियो विजुअल। तो ये न्यूज़ प्रेजेंटेशन तो एक एग्ज़ाम्पल है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप है ऑडियो विजुअल में, वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आपने कंप्यूटर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया भी होगा बहुत टाइम। जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, वैसे ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी एक कॉमन मेथड हो गया है अभी। सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल एंड रिटर्न एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मतलब कोई भी आपका ऑडियो विजुअल हो, इसमें स्पेसिफिकली हम बिकॉज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजिकल स्किल्स का मतलब आपको थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके का प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसमें जो विजुअल्स है, उसमें जो ग्राफिक्स है, उसको अगर आप अच्छी तरीके से प्लेस नहीं करोगे, तो फिर वो पूरा जो देखने में जो मज़ा आता है ना, वो पूरा मज़ा नहीं आएगा, और जो आपका ऑडियंस है उसको इतना एंगेजिंग नहीं लगेगा।
इसीलिए कोई भी टाइप का आप जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आपके पास टेक्नोलॉजिकल स्किल होना चाहिए। ये मेथड बहुत ही प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल और सिंपल है। प्रैक्टिकल और सिंपल इसलिए है बिकॉज उसको जो बनाना है आपको टेक्नोलॉजिकल स्किल चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फाई स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जावा सीखना पड़ेगा या C++ सीखना पड़ेगा तो ही आप ग्राफिक्स इसमें कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आप बहुत ही सिंपल अपने मेथड्स यूज़ करके उसमें जो फीचर्स दिए हैं उसको ही सिलेक्ट करके थोड़ा सा और पढ़ाई करके आप उसको बना सकते हो। तो इसको यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। PowerPoint presentation have been proven to be most appropriate and self-explanatory method for demonstration in classroom lecture। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ हो रहा है? क्लासरूम्स में, ट्रेनिंग में, बिजनेस मीटिंग है, प्रोजेक्ट वर्क है, ये सब भी जगह पे PowerPoint प्रेजेंटेशन यूज़ हो रहा है बिकॉज वो काफ़ी सिंपल है और वो अप्रोप्रिएट भी है। अप्रोप्रिएट मतलब जैसे न्यूज़ में बताया था कि आपको कोई बहुत ज़्यादा विजुअल्स दे दिए, लेकिन वो विजुअल्स क्या होता है, वो GB वाइज और सब तरीके से थोड़े हैवी होते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई आपने ज़्यादा विजुअल्स डाल दिए ना बिजनेस मीटिंग में, तो आपका पूरा जो बिजनेस मीटिंग का जो पर्पस है ना वो डीरेल हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन जो PPT होता है ना वो काफ़ी सिंपल होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वो किसी चीज़ को आपको डाइवर्ट नहीं होने देगा, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। In addition to attracting attention of the audience, PPT presents matter in a more interesting manner with utmost clarity। तो जो भी जैसे बुक में कोई चीज़ लिखी हुई है, अगर आपको बुक में समझ में नहीं आ रही है तो आप उसका एक PPT बना के पॉइंट वाइज उसमें PPT में आप 4 पॉइंट्स इस तरीके से हाईलाइट करके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर दो, तो फिर सामने आपका जो ऑडियंस है उसको भी थोड़ा क्लैरिटी आएगा ये इसमें मेन इश्यूज़ क्या है। कि भाई पूरा एक पेज रीड करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये सिर्फ 4 पॉइंट उसने जो पॉइंट बताया है PPT में वही सिर्फ उसके मेन इश्यूज़ है। स्लाइड शोज़ किस तरीके से बनाए जाते हैं? बाय यूजिंग टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, विजुअल्स एंड साउंड। ठीक है। और तो ये PPT का हो सकता है आपको एक शॉर्ट 2-3 मार्क्स का कुछ पूछ ले, तो इसको PPT को आपको सीखना पड़ेगा। और ये जो सेम चीज़ है वो ऑडियो विजुअल कोई भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा। दूसरे ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है, जैसे हम बोलते हैं PPT इज़ सिंपल, दूसरे जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशंस होंगे उसमें हो सकता है कि आपको थोड़े ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स सीखने पड़े, जैसे जावा, C++, कुछ और भी आपको सीखना पड़े, कोई तरीके का ग्राफिक डिज़ाइनिंग या समथिंग सीखना पड़े, तो वो इतने सिंपल नहीं रहेंगे। आपके लिए ये सिंपल है, इसीलिए बिजनेस में या कहीं पे भी ट्रेनिंग में कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, इसलिए ये ज़्यादा वाइडली यूज्ड है। नेक्स्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रेजेंटर, मतलब जो इंसान ट्रेनिंग दे रहा है। अगर सपोज़ आप ट्रेनिंग दे रहे हो जब भी किसी को भी, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? आपको कहा जाए कि भाई आपको ट्रेनिंग देना है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि सामने ऑडियंस में कितने लोग हैं? क्योंकि हम सबको पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा थोड़ा डर रहता है, तो हमारे लिए मेन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। अगर सामने एक इंसान से बात करनी है तो आप बात कर लोगे, लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी ऑडियंस है, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो आपको टेंशन आएगा। तो इसके लिए प्रेजेंटर के व्यू से दो दो टाइप्स है कि या तो आप इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मतलब एक ही इंसान को दे रहे हो, जैसे कोई इंटरव्यू हो सकता है, आप प्रोजेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपने बॉस को समझा सकते हो या फिर अपने जूनियर को समझा सकते हो। या फिर दूसरा है कि आप ग्रुप में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मतलब एक बहुत बड़ी क्लास को आप ट्रेनिंग दे रहे हो। या फिर अगेन आपका एनुअल जनरल मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग में आपके सारे शेयर होल्डर्स आ रहे हैं और वहाँ पे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो। नेक्स्ट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑडियंस, मतलब जो प्रेजेंटेशन सुन रहा है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट रहेगा। उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई एक इंसान आ रहा है कि ज़्यादा इंसान आ रहा है। अगर आपको कहा जाता है कि ट्रेनिंग है, तो आप क्या बोलो कि आपको ट्रेनिंग लेना है या फिर आपका आज क्लास है, तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन क्या रहेगा कि भाई जाना पड़ेगा क्या, कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। तो यहाँ पे सेम चीज़ है कि ऑडियंस ये पूछेगा कि फ़ेस टू फेस है या फिर इनडायरेक्ट है। फ़ेस टू फेस मतलब आप जो क्लासरूम में आपके टीचर आपके सामने हैं वो आपका फ़ेस टू फेस हुआ।
फेस टू फेस में फ़ायदा ये होता है कि जो ऑडियंस है उसका अटेंशन ज़्यादा रहता है, ज़्यादा ऑडियंस अपना अटेंशन मेंटेन करके रखता है, ऑडियंस को ज़्यादा समझ में आता है। इनडायरेक्टली मतलब आप या तो नेट पे यूज़ कर रहे हो, आप जूम मीटिंग या फिर कोई इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर रहे हो, या फिर हो सकता है फ़ोन के थ्रू आपको कोई ओरल प्रेजेंटेशंस मिल रहा है, तो वो आपका इनडायरेक्ट मेथड हुआ। उसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंटर है वो ऑडियंस का रिएक्शन देख नहीं पाता है, या फिर ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है, और जो प्रेजेंटर है वो भी जो ऑडियंस है उसका रिएक्शन देख नहीं पा रहा है, इसीलिए वो भी अपने प्रेजेंटेशन में चेंजेस नहीं कर पाता है इतना इफ़ेक्टिवली। अगर उसको सपोज़ अगर हम फेस टू फेस है, मुझे लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो, तो मैं आपको बुला सकती हूँ या फिर आपका अटेंशन वापस इधर लेके आ सकती हूँ, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट डाल दूँ। लेकिन अभी तो मुझे पता ही नहीं है, जब मैं इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि आपका क्या रिएक्शन है, तो मैं अपने आप में अपने मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन में कोई चेंज नहीं कर सकती हूँ आपका अटेंशन मेंटेन करने के लिए। अगर प्रेजेंटर जो ट्रेनिंग दे रहा है उसको क्या देखना है कि एक पर्सन है या ग्रुप है, और जो प्रेजेंटेशन ले रहा है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि फ़ेस टू फेस रहेगा या फिर इनडायरेक्ट रहेगा। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रेजेंटेशन के, उस हिसाब से 5 है: इंफॉर्मेटिव, इंस्ट्रक्शन, अवेकनिंग, पर्सवेसिव एंड डिसीजन मेकिंग। तो इन्फॉर्मेटिव में क्या है कि आपको बस सामने वाले को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, मतलब बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। ये इसका एक ऑर्डर होना चाहिए कि आप सब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले लिखिए, लीस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को बाद में लिखिए, बिकॉज ऑडियंस भी है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा ध्यान देती है, बाद में थोड़ा उसका ध्यान कम होता रहता है, तो आप सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले ले लीजिए, और इसमें कन्फ्यूजन को आप मिनिमम रखने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आप बुलेट पॉइंट्स या इस तरीके से यूज़ करके कन्फ्यूजन मिनिमम रख सकते हो। तो कौन सी चीज़ है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, टीचिंग या ट्रेनिंग। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस देना है आपको, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर जहाँ सर्कुलर और सब में देखा था कि वो आपको बताना चाहते हैं किस तरीके से काम करना है। पहले में जो इन्फॉर्मेशन देना है अब वो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा और उसके बाद डिसीजन आपको लेना है। लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या है, अगर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, आपको जिस तरीके से इंस्ट्रक्ट किया है आपको उसी तरीके से काम करना है। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रेजेंटर है वो एक कमांड देता है जो अपनी ऑडियंस है उसको। इसमें क्योंकि हम एग्जैक्टली बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से काम कर रहा है, आपको अपना दिमाग यूज़ नहीं करना, आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो उसमें फर्स्ट स्टेप को किस तरीके से लॉगिन करना है, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ आपको किस तरीके से एंट्री करनी है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। तो जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वैसे ही करना है आपको, इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो ऑडियंस है इसको अच्छी तरह समझे। तो इसमें इसको समझाने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है। सो दिस इज़ इंटेंस एंड रिक्वायर्स टाइम टू अंडरस्टैंड। और फिर इसमें बेसिक इवैल्यूएशन होता है, मतलब सामने वाले को समझ में आया कि नहीं, वो जो प्रेजेंटर है वो उसको दिखेगा। इसका क्या एग्जांपल है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स। मतलब कोई जब आपके वहाँ पे भी शायद डेमोन्स्ट्रेशन हुआ होगा, जैसे ये फायर स्टेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, वो आके एक बार डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि अगर आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है, वो जो पाइप होती है पानी की पाइप वो कैसे यूज़ करना है, तो आग बुझाना किस तरीके से, आपको किस तरीके से स्टेयर्स पे से उतरना है, ये सारे फायर डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। तो उसके बाद जो एक दो पर्सन होते हैं जो ये डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हैं उनको भी बुलाया जाता है और उनको बोला जाता है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करके दिखाओ अगर समझ में आ गया है तो ये इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में एक बेसिक इवैल्यूएशन, उन्होंने जब दो लोगों को बताया बुलाया कि आप आके मुझे यूज़ करके दिखाओ, मैंने जो भी अभी समझाया है वो स्टेप्स फॉलो करके दिखाओ, तो वहाँ पे उन्होंने एक बेसिक इवैल्यूएशन भी कर लिया। नेक्स्ट है अवेकनिंग। अवेकनिंग मतलब आपका जो मोटिवेशनल स्पीच और ये सब होता है जो इवन स्पिरिचुअल गुरुज जो बताते हैं, तो अवेकनिंग मतलब वो आपको जगा रहा है, वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप नया कुछ काम शुरू करो। तो ये उसकी बातें सुन के आप उसकी बातें सुन के ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है, वो आप उसकी बातें सुन के आप इंस्पायर होने वाले हो
और फिर आप अपने हिसाब से कोई एक डिसीजन लोगे कि हाँ मुझे ये काम शुरू करना है, और फिर आप वो काम शुरू करेंगे। सो इट अनेबल्स डिसीजन मेकिंग। तो आप क्या कर पाओगे, उसकी बात सुन के आप जाग जाओगे और आप डिसीजन ले लोगे कोई भी। सो स्ट्रेंथन द ऐप यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें लैंग्वेज बहुत ही अच्छी यूज़ होनी चाहिए, बिकॉज कोई भी आपको आके मोटिवेशन करेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। मतलब मोटिवेशन करने वाले तो हज़ारों लोग हैं, लेकिन आपको सिर्फ उसमें से एक दो लोगों की बातें ही अच्छी लगती है। तो वो आपकी बातें क्यों अच्छी लगती है, बिकॉज वो जो इस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करता है, वो जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो उस चीज़ों की वजह से आप उन लोगों से अट्रैक्ट होते हो, और आपको फिर वही इंसान पसंद आता है, उसका मोटिवेशन आप पे इम्पैक्ट करता है। तो इसमें हम यूजुअली स्टोरीज़ और इस तरीके के रियल लाइफ इंसिडेंट इन सब को नरेट करके लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भाई कोई भी XYZ इंसान ने इस तरीके से अपना बिजनेस शुरू किया था, XYZ इंसान ने इस तरीके से फ्रीडम फाइटिंग में अपना हेल्प किया था, कि भाई वो इतने छोटे थे, उन्होंने इतनी पढ़ाई की थी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी इतना बड़ा काम कर दिया। तो इस तरीके से जो रियल लाइफ इंसिडेंट होते हैं उनको बताया जाता है कि भाई वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तो वो आपको मोटिवेट करेगा और आप भी थोड़ा डिसीजन मेकिंग करोगे और थोड़ा एक्टिव हो जाओगे। नेक्स्ट है परsuasive। मतलब अगर वो प्रेजेंटेशन आपको कोई बात के लिए मनाना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको कोई प्रोडक्ट आपको सेल करना है, वो आपको मनाना चाहता है कि भाई ये प्रोडक्ट ख़रीद लो, तो वो हो गया परsuasive। उस तरीके से अगर कोई डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट है, न्यूज़ में दो लोग हैं, दो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, तो उनकी जो डिबेट है वो उनका बेसिकली इंटेंशन क्या होता है कि नहीं मेरी पार्टी अच्छी है, नहीं मेरी पार्टी अच्छी है, दोनों चाहते हैं कि आप कन्विंस हो जाओ कि नहीं उनकी पार्टी अच्छी है, तो वो भी परsuasive है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये होता है कि भाई मैं अच्छा हूँ तुम बुरे हो, इस तरीके से बोला जाता है। तो देयर इज़ अ डिस्कशन ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। मतलब मेरे एडवांटेजेस मैं बताऊँगी, सामने वाले के डिसएडवांटेज बताऊँगी, तो ही तो आप कन्विंस होगे कि भाई मैं अच्छी हूँ, सामने वाला ख़राब है। लॉजिकल मूवमेंट्स टूवर्ड्स सोल्यूशन। तो एक लॉजिकल मूवमेंट रहेगा। मतलब अगर वो जो भी प्रॉब्लम है आपको, जिस लिए भी, जैसे सेल्स का मैं बता रही थी, पॉलिटिकल में तो कोई लॉजिकल मूवमेंट नहीं होता, इसलिए मैं आपको एग्जांपल नहीं दे पा रही। सेल्स का जैसे मैं बता रही थी सेल्स पिच में, कि आपको हर एक चीज़ का रीज़न बताया जाएगा। मतलब अगर सपोज़ आप ऐसे पूछो कि ये जो डिटर्जेंट है ये मैं बेचने आई हूँ, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, आप ख़रीद लीजिए। तो फिर मैं उसको ये बताऊँगी कि भाई आपके दाग चले जाएंगे, उसका पूरा लॉजिक बताऊँगी किस तरीके से चला जाएगा, और कितने पुराना दाग होगा तो चला जाएगा। फिर नेक्स्ट में इसको ये भी बताऊँगी कि प्लस दाग चले जाएंगे, प्लस आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। तो एक तरीके से उसके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब का मैं एक सोल्यूशन दूंगी उसको, और एक लॉजिकली एक के बाद एक अपने सारे पॉइंट्स प्रेजेंट करूंगी, ताकि वो इंसान परsuade हो जाए, वो इंसान मान जाए। इट क्रिएट्स एन इमोशनल अपील। तो अभी आपको किसी को भी मनाना है तो आपको इमोशनली उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जो वर्ड्स उस तरीके से यूज़ हो जाए होते हैं जो थोड़े पर्सनल वर्ड्स हो, जो एकदम ही बिजनेस रिलेटेड वर्ड्स आपको इसमें यूज़ नहीं करना है कि भाई ये केमिकल, आप किसी के घर पे डिटर्जेंट बेचने जा रहे हो और उसको बोलोगे ये केमिकल है वो केमिकल है, तो फिर वो सामने वाला इंसान तो डर जाएगा, उसको तो केमिकल के नाम नहीं पता, वो तो डर जाएगा कि भाई इसमें तो क्या क्या केमिकल है। तो आप उसके घर पे जाके क्या बोलोगे कि इसमें तो नींबू की शक्ति है, इसमें तो नीम की शक्ति है। नींबू और नीम उसको पता है, तो वो उस तरीके से वो डरेगा नहीं, सामने आप जिसको कन्विंस कर रहे हो वो डरेगा नहीं। तो आपको उस तरीके से उसको वर्ड्स यूज़ करना है, उसको इमोशनल वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, उसको सिंपल वर्ड्स यूज़ करना है, उसको बिजनेस वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। सो अगर से ये थोड़ा ओवरलैपिंग है, तो इसमें अगर सामने जो प्रीवियस हम भी में भी हमको जो ऑडियंस थे वो डिसीजन मेक कर रहे थे, पर यहाँ पे भी एक अलग से दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनल सेटिंग में डिसीजन मेकिंग है। जो ऊपर था अवेकनिंग, वो थोड़ा पर्सनल मोटिवेशन टाइप का है। परsuasive में अगेन थोड़ा पर्सनल इमोशनल टाइप के वर्ड यूज़ करने हैं। यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है
वो पूरा बिजनेस रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है। तो इसमें जैसे क्या होता है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो वहाँ पे आपको काफ़ी प्रोफेशनल होके काम करना है। वहाँ पे आप इमोशनल वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हो या फिर पर्सनल वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको बिजनेस वर्ड्स यूज़ करने हैं। कोर्ट में भी जब होता है तो कोर्ट में भी आप मर रहे हो या फिर आपको कुछ भी हो रहा है, लेकिन जो जज है उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसको तो ऐसा है कि भाई लॉ में ये लिखा है तो तुमको अगर मिलेगा पैसा। अगर सपोज़ कोई अमीर इंश्योरेंस कंपनी है, उसने तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर लिया है, भले तुम मर रहे हो, भले तुमको बहुत ही बड़ी बीमारी है, कोई बात नहीं, पर अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट ढंग से फॉलो नहीं किया है तो तुमको नहीं मिलेगा पैसा। तो उस तरीके से बहुत ही ऑब्जेक्टिवली सारे डिसीजन लिए जाते हैं, बिल्कुल भी इमोशनल हुए बिना। तो इसीलिए इसमें ये एग्जांपल दिए हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग एंड कोर्ट वर्डिक्ट। इसमें भी आपको जो है कॉन्क्रीट एग्जांपल, मतलब पहले हमने इस तरीके से डिसीजन लिए थे, अभी हमारे पास वापस ये सिमिलर प्रॉब्लम आ गया है, तो उसमें हम सिमिलर डिसीजन ले सकते हैं। इस तरीके से आपको कॉन्क्रीट एग्जांपल देना पड़ेगा कि पहले भी ये हो चुका है, तब ये सर्कमस्टेंसेस थे और हमने ये डिसीजन लिए थे, या फिर पहले दूसरे कंपनी में ऐसा हुआ था तो उन्होंने इस तरीके से एक्शन लिया था। आपको हर एक कॉन्क्रीट एग्जांपल देने पड़ेंगे और इसमें क्या होगा, डिटेल्ड डिस्कशन होगा अबाउट एवरीथिंग, अबाउट ऑल द रिस्क फैक्टर, कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, उसमें डिटेल्ड डिस्कशन होगा और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा।